हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप सभी लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि एसएससी एमटीएस की रीजनिंग की क्लास भी लगवाइए। तो आज हम रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते हुए चलना है जिससे कि आपका कोई बेनिफिट हो सके। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देख रहे हो तो आपका कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आपका बेनिफिट हो, तो जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, तो पहले के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है और ये इस तरीके से है। तो 14 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है कम से कम समय में, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपने देखा कि यहाँ पे 10 है, उसके बाद यहाँ पे इसका 100 हो गया है। जब आप 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 100 हो गया। मतलब जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर किया गया है, तो वही इसमें भी कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर कितना होगा, तो 14 का स्क्वायर होगा 196, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 196। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो देखिए, सबसे पहले एम ओ का संबंध दिया गया है पी और आर से। एम ओ का संबंध पी आर से है, एस यू का हमें बताना है कि किससे होगा। देखिए, एम अपना 13 नंबर पे आता है और ओ आता है 15 नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पे जो पी है वो अपना 16 नंबर पे आता है, आर आता है 18 पे। अब देखिए, पहले से पहले में देखेंगे। अब पहले से पहले यानी कि एम से पी हुआ है 13 से 16 हुआ है, 3 जोड़ा गया है, और ओ से आर हुआ है 15 से 18 हो गया है, तो इसमें भी 3 जोड़ा गया है। तो बस बहुत ही आसान लॉजिक है, 3 को जोड़ना है। आपको क्या करना है, 3 को जोड़ना है। तो एस यू है जैसे अपना, ठीक है, एस में भी 3 जोड़ेंगे और यू में भी 3 जोड़ेंगे। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि एस अपना 19 पे आता है और यू आता है 21 पे। अब 19 और 3 होता है 22 और 21 और 3 होता है 24। अब 22 पे आएगा v और 24 पे आएगा x, तो आंसर हो जाएगा v और x। अब v और x ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है 2 वाला, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों ने सही किया होगा, मैं ये उम्मीद लेकर के चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या फिर शब्द को चुनिए। यहाँ पे आपको तीसरा और चौथे में 2 चीज़ बतानी है, विषम बताना है। देखिए, यहाँ पे आपको अलग बताना है, विषम, ऑड वन आउट, या फिर सबसे अलग, या फिर असुमेलित। इस तरीके से भी क्वेश्चन में बन सकता है। तो देखिए, बिलोटा, शावक, हरणी और जो अपना टट्टू है, इनमें से बताना है। देखिए, जो बिलोटा होता है वो क्या होता है, एक मेल होता है, मेल। ठीक है, शावक भी शेर का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं, ये भी क्या है, एक मेल ही है। ठीक है, और उसी प्रकार से टट्टू भी क्या है, एक मेल ही है। लेकिन हिरणी की बात करें तो हिरणी क्या है, एक फीमेल है। तो फीमेल है, तो बस हमें यहाँ पे ये बताना था कि विषम कौन सा है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि ये मेल हो गया, ये मेल हो गया, ये मेल हो गया, तो विषम अपना हो गया ये, क्योंकि ये क्या है, फीमेल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 9, इसमें से भी आपको विषम बताना है। 4 और 8, 9 और 3, 7 और 6, इसमें से विषम कौन सा है। तो इसमें से विषम हो जाएगा 7 और 6। अब लॉजिक क्या लगा उसको देखते हैं। अब जैसे आपने देखा कि 3 और 9 है, एक दूसरे के क्या है, गुणज है, यानी कि 3 का गुणा अगर 3 से करते हैं तो 9 आता है, तो यहाँ पे एक दूसरे के गुणज हैं। उसी प्रकार से 4 का गुणा है 2 से किया है तो कितना आ गया, 8 आ गया। उसी प्रकार से अगर 3 का गुणा फिर से 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन अगर 7 का गुणा किसी से भी करते हैं तो यहाँ पे 6 नहीं आ रहा है ना, मतलब एक दूसरे के गुणज नहीं है ये, तो एक दूसरे के गुणज नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ये सबसे विषम है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें आपको यहाँ पे ये बताना है कि श्रृंखला का लुप्त पद बताइए। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान वाली आपको बतानी है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आपको देखते ही पता चल रही है कि यहाँ पे डबल ए है, यहाँ पे डबल बी है, यहाँ पे डबल सी है, यहाँ पे आएगा डबल डी। अब डबल डी तो आ गया। अब आपको एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए, वो क्या है, अब आपको इनके नंबर्स याद होने चाहिए। नंबर्स कैसे, ई अपना 5 पे या फिर अपना 31 पे, उसी प्रकार से पी अपना 16 पे, और जो टी है वो अपना 20 पे। अब देखिए 20 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 या फिर 31 लिख सकते हैं आप लोग। तो 31 लिखेंगे तो आपको आसानी होगी। तो 31 लिखा हमने, तो देखा हमने यहाँ पर, जैसे ही हमने यहाँ पर 31 को लिखा तो हमें ये समझ में आया कि हमने क्या किया है, 20 में क्या कितना जोड़ा है, 11।
अब 5 से 16 हो गया है, यहाँ पर भी कितना जोड़ा गया है, 11 जोड़ा गया है। तो अब हमारी मजबूरी बन जाएगी कि हमें यहाँ पर आगे भी क्या जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 16 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 16 11 होता है 27 और 27 पे हमारी मजबूरी है कि किसको रखना है, ए को। तो यहाँ पे डी डी ए आंसर में आ जाएगा इसका, ठीक है। तो उम्मीद है कि सभी लोग समझ गए होंगे। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि डी डी ए आंसर हो गया यही वाला, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपके कथन और निष्कर्ष वाले आ गए हैं, कथन और निष्कर्ष वाले। तो पहले कथन पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको निष्कर्ष पढ़ना है, फिर आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, ठीक है। तो पहला कथन है कि सभी नीले लाल हैं। तो देखिए जितने भी नीले हैं तो इनका एक वेन डायग्राम बनाएंगे हम। जितने भी नीले हैं वो क्या हैं, लाल हैं, तो लाल के अंदर आ जाएंगे। अब सभी लाल क्या हैं, कप हैं, तो जितने भी लाल हैं वो क्या आ जाएंगे, कप के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है, निष्कर्ष को पढ़ना है। निष्कर्ष कह रहा है पहला कि कुछ कप लाल हैं। तो कुछ कप लाल हैं, देखिए जो कप वाला है वो अपना सबसे बड़ा वाला सर्कल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ा वाला सर्कल क्या है, कप वाला है। तो अगर आप लोग इसमें से एक लाइन डालेंगे तो जो है ना, यहाँ पे लाल के अंदर से निकल रही है क्या, तो लाल के अंदर से निकल रही है। जैसे आपने लाइन डाली और लाल के अंदर से निकल गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ कप क्या है, लाल है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही हो गई। उसके बाद कुछ कप नीले हैं। तो देखिए कप के अंदर से अगर हमने लाइन डाली तो नीले के अंदर भी पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कप क्या हैं, नीले हैं। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष भी सही है। तो इसका मतलब कंक्लूजन हमारा ये निकल के आया कि दोनों निष्कर्ष क्या हैं, हमारे सही हैं। तो आंसर क्या लगाएंगे, यहाँ पे आंसर लगाएंगे कि दोनों ही निष्कर्ष क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि श्रृंखलाओं में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या एक से बढ़ती है। नीचे दी गई कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है। तो यहाँ पे आपको सभी ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़े दिमाग वाले होंगे तो आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही आपने देखा यहाँ पे जे के बाद एल है, तो जे के बाद एल, जे आता है 10 पे, एल आता है 12 पे। तो यहाँ पे तो 2 जोड़ा गया है, और यहाँ पे एन हुआ है तो यहाँ पे कितना हो गया है, 14। यहाँ पर भी 2 जोड़ा गया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि 2 2 जोड़ रहे हैं। देखिए एन के बाद पी होगा, यहाँ पे 16 हुआ है, तो ये भी हुआ है। लेकिन 15 फिर से ओ जो है ना वो 15 पे आता है, तो पी से क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये यहाँ पे अलग हो गया है। लेकिन क्या हमसे बोला गया था कि एक समान बढ़ रहे हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन उठा करके चेक करें तो ए सी एफ जे ओ और यू, तो ए 1 पे आता है, सी आता है 3 पे, ई आता है 5 पे, सॉरी यहाँ पे एफ है, यहाँ पे तो एफ 6 पे आएगा, जे आएगा 10 पे, ओ 15 पे, यू 21 पे। तो अब आप देखें कि पहले में कितना जोड़ा गया है, 1 से 3 हुआ है, 2 जोड़ा गया है, यहाँ पे 3 से 6 हुआ है, 3 जोड़ा गया है, यहाँ पर 4 जोड़ा गया है, और यहाँ पर 5 जोड़ा गया है, और अगले में कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है। तो बस यही चीज़ आपको बतानी थी कि मतलब कौन से में 1 से बढ़ते जा रहे हैं। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 में बढ़ रहे हैं। कौन से में, ऑप्शन नंबर 1 में बढ़ रहे हैं यहाँ पे। इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप लोग सभी ऑप्शंस को चेक नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में विषम या फिर गलत संख्या बताइए। तो गलत संख्या गलत बतानी है आपको। यहाँ पे 62, 46, 34, 24 और 16 और 10, ठीक है। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले जैसे ही आप देखेंगे इसको कि 62 से कितना हुआ है, 46, 46 से 34 हुआ है, और 34 से 24, 24 से 16 और फिर यहाँ पे 10। देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस मेथड इनका सबसे बढ़िया तरीका होता है डिफरेंस निकाल करके इसको सॉल्व करने का। तो 16 से 10 हुआ है, -4 -6 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 24 से 16 हुआ है तो माइनस कितने 8 हुआ है, माइनस का 8 हुआ है। अब यहाँ पे कितना हुआ है, 34 से 24 हुआ है तो यहाँ पे माइनस का 10, और 34 से 46 हुआ है तो इसमें प्लस। यहाँ पे हम देखो एक बार हम इसको क्या करते हैं, पीछे से उठा करके चेक करते हैं। पीछे से कैसे, देखिए 10 से 16 हुआ है, प्लस 6 जोड़ा गया है। इधर के साइड चलते हैं हम, ठीक है। 16 से 24 हुआ है, प्लस 8 हुआ है। अब 24 से 34 हुआ है, प्लस 10 हुआ है।
34 से 40 हुआ है प्लस 12 हुआ है। अब यहाँ पे हमारी मजबूरी क्या है कि इसमें 14 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6, 8, 10, 12, अब 14 जोड़ना पड़ेगा। और 40 में अगर 14 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 60 होना चाहिए था। और इन्होंने लिखा कितना है, इन्होंने लिखा है कि 62, इन्होंने लिखा है 62। तो ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने की है गलती, और वो गलती इनकी माफ़ करने लायक नहीं है। इस वजह से आंसर में क्या लगाएंगे, जो गलत पद है वो हो जाएगा 62। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो पहला यानी कि 62 है वो क्या हो जाएगा, एकदम ठीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। तो 29 दिन का मतलब क्या है, 29 दिन का मतलब होता है कि लीप वर्ष। लीप वर्ष जानते हैं आप सभी लोग कि लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि 366 दिन होते हैं। वैसे जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और जो अपना लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं, यानी कि जो फरवरी होती है उसमें 1 तारीख बढ़ जाती है। ठीक है, और वो प्रत्येक 4 साल के बाद आती है। तो अब हमें यहाँ पे ये चीज़ बतानी है कि लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष का मतलब ये होगा कि यहाँ पे 4 से जिसमें डिवाइड चला जाएगा पूरा पूरा, तो वो हो जाएगा लीप वर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमने बात की इसमें, तो 2004 में अगर 4 से डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा जाएगा। 1996 में भी देंगे तो 4 से ये भी पूरा पूरा चला जाएगा। अब देखिए 2000 है, यहाँ पे 2000 क्या है, एक शताब्दी है, शताब्दी सेंचुरी है ये। ठीक है, तो सेंचुरी है यहाँ पे, तो इसको 400 से भाग देना पड़ेगा, ना कि 4 से। ठीक है, तो ये 400 से भी जा रहा है, तो ये भी क्या है, एक लीप वर्ष है। तो यहाँ पे ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है और ये लीप वर्ष है, यानी कि इनमें 29 दिन पड़ेंगे फरवरी में, इसमें भी 29 पड़ेंगे और इसमें भी 29 पड़ेंगे। अब बचा रह गया 1966, तो इसमें 28 दिन पड़ेंगे, यानी कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 29 दिन किस में नहीं पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं पड़ेंगे, यानी कि 1966 में। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा है, उसमें GAM यानी कि गेम को इस तरीके से लिखा गया है, तो प्ले को कैसे लिखा जाएगा इसी कोड भाषा में, तो वो बताना है आपको। तो देखिए इसको करते हैं सॉल्व। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे जो GAME जो गेम है, इसको लिखा है HC और P और I, तो बहुत ही आसान तरीके से किया है कि देखिए जो G है अपना 7 पे आता है, A 1 पे आएगा, M 13 पे, E 5 पे, H आएगा 8 पे, C आएगा 3 पे, P 16 पे, I 9 पे। अब देखिए 7 से 8 हुआ है, 1 जोड़ा है, 1 से 3 हुआ है, 2 हुआ है, मतलब 2 जोड़ा गया है, 13 से 16 हुआ है, इसमें 3 जोड़ा गया है, और 5 से 9 हुआ है तो इसमें 4 जोड़ा गया है। मतलब अब सभी को दिख रहा होगा प्रॉपरली कि 1 2 3 4 इस तरीके से जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो प्ले में भी जोड़ेंगे तो PLAY, तो P अपना 16 पे, L 12 पे, A 1 पे और ये अपना 25 पे Y। अब P में 1 जोड़ा जाएगा, यहाँ पर 2 जोड़ा जाएगा, यहाँ पर 3 जोड़ा जाएगा और यहाँ पर 4 जोड़ा जाएगा। तो 16 और 1 17, 17 पे Q आएगा, तो Q से ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो 2 ऑप्शन अपने यहाँ पे कट गए, 2 ऑप्शन कट गए यहाँ पर। अब देखिए आपको यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में आपको कैसे एग्जाम में ऑप्शन उठाना है। तो आप देखें कि यहाँ पे n तो कॉमन है ही दोनों, मतलब अगर हम n को जोड़ दें, दूसरी वाली संख्या को जोड़ भी देंगे तो n तो निकल ही आएगा क्योंकि वो कॉमन ही है। लेकिन अब हमें फैसला इसमें करना है कि D और C में से क्या आएगा, तो तीसरे वाले को ही जोड़ करके देख लेते ना। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 पे क्या आएगा, D आएगा, यानी कि जो ये वाला है तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर पहला यानी कि QNDC क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, QNDC। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपके सामने एक शब्द दिया गया है NASCENT, इसको यहाँ पे इस तरीके से कोड किया गया है, और सेंटेंस का कोड पूछा गया है कि सेंटेंस का कोड क्या होगा। तो देखिए जब आपके सामने ऐसे ही आए कोई, तो आपको अगर कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे n बराबर कितना है, 2 है, a बराबर कितना है, a बराबर है अपना 7, उसी प्रकार से S C E और फिर से n और लास्ट में t। तो इस तरीके से s का मान क्या है, s का मान है 3, और जो अपना c है इसका मान 4 है, और यहाँ पे e का मान 5 है, फिर से n का मान 2 है, और जो अपना t है इसका मान कितना है, t का मान है 6।
तो यहाँ पे अब हमें सेंटेंस का निकालना है। अब देखिए सेंटेंस का निकालना है तो 352 352 352 352 सभी ऑप्शंस में है। अब यहाँ पे हमें कौन सा निकालना पड़ेगा, 65 यहाँ पे 56 65 56। तो अब हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा तीसरे वाले ऑप्शन से, सॉरी चौथी वाली जो अपनी संख्या है यानी कि SEN यहाँ तक तो कॉमन है, तो T से डिसाइड करना पड़ेगा। T बराबर कितना है 6 है, तो 56 वाला ऑप्शन कट जाएगा। 56 वाला ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों चले गए। अब 65 65 इसमें आ गया। अब देखिए यहाँ पे 65 245 है, यहाँ पे 235 है। अब हमें कौन से डिसाइड करना पड़ेगा, 3 यहाँ पे है 4 यहाँ पे है, तो C यहाँ पे है, सेंटेंस में C है ना। C का कोड क्या है, C का कोड है 4, यानी कि क्या आना चाहिए यहाँ पे 4 आना चाहिए, ना कि 3। तो 3 आ गया है इसमें, तो ये भी चला गया। तो ऑप्शन ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया। ऑप्शन बचा कौन सा, तीसरा वाला। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बचा है, इस वजह से राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए अगर आपको ये तरीका अगर मतलब कठिन लग रहा है, लेकिन ये तरीका बेस्ट रहेगा जब आप इसको एग्ज़ाम में करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आप लोग मतलब एक ही बार इसको पढ़ा और आप एग्ज़ाम में देने चले गए तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार, तब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने से समीकरण अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे और अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे सबसे पहले कौन सा ऑप्शन उठाना चाहिए और वही मेरा पहले से आंसर आ जाए। तो आपको इसमें ऑप्शंस तो उठाने पड़ेंगे, लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन उठाएं। तो मैं अब आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको कौन सा ऑप्शन उठाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले वो ऑप्शन उठाना चाहिए जिसमें भाग जो चिन्ह है ऐसे स्थान पे आए जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। मान के चलो अगर हमने ये वाला ऑप्शन उठा लिया पहला वाला, तो प्लस जो सॉरी यहाँ पे डिवाइड और जो माइनस है इनको अगर आपस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो उसको भी देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमने पहला वाला ऑप्शन उठाया तो 6 यहाँ पे है, इसके बाद प्लस है 9 है, यहाँ पर भाग है यहाँ पे, तो इसके स्थान पे क्या आएगा, भाग के स्थान पे क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो भाग के स्थान पे आ जाएगा -11 और जो अपना माइनस है उसके स्थान पे आएगा डिवाइड। अब आपने देखा कि 11 और डिवाइड 3 हो गया यहाँ पे, तो आपके दिमाग में ये बात आई कि 11 और डिवाइड 3 तो यहाँ पे कुछ भाग जाएगा ही नहीं, तो पूरा पूरा अगर भाग नहीं जा रहा है तो इसको आप लोग छोड़ देंगे पहले तो, ठीक है। अब ऑप्शन कौन सा उठाना है, अब आपको ऑप्शन उठाना है ये वाला, कौन सा, तीसरा वाला ऑप्शन। जैसे ही आपने उठाया तो यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो 6 है, यहाँ पे जो प्लस है इसके स्थान पे आ जाएगा डिवाइड बाई 9 और यहाँ पे जो डिवाइड है उसके स्थान पे आ जाएगा +11 -3 गुणा 12 बराबर में हमें कितना लेकर के आना है, -29, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6/9 इंटू कितना है, 6/9 यहाँ पे है, क्या यहाँ पे 6/9 आ रहा है, क्या बिल्कुल आएगा 6/9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो प्लस था उसके स्थान पे क्या हो गया, हमने डिवाइड कर लिया और डिवाइड के स्थान पे क्या कर लिया, प्लस कर लिया, ठीक है। तो 6/9 हो गया और प्लस का क्या हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पे माइनस का 12 तिया यहाँ पे 36 हो गया। तो अगर आप इसको भी देखेंगे, अगर इसको भी आपने देखा तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे इससे भी नहीं होने वाला है, इससे भी नहीं होने वाला है। तो अभी आपको दूसरा ऑप्शन उठाना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन जैसे आप ऑप्शन उठाएंगे, कौन सा, ऑप्शन नंबर चौथा उठा करके चेक कर लेते हैं। तो अगर आप चौथा ऑप्शन उठाते हैं यहाँ पर, तो चौथे ऑप्शन में क्या कहते हैं तो उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए चौथा ऑप्शन अगर हमने उठाया यहाँ पे 6, ठीक है, 6 ऑप्शन उठाया, अगर प्लस है यहाँ पे जो गुणा सॉरी जो डिवाइड चिन्ह है +9 उसके स्थान पे आ जाएगा गुणा और यहाँ पे 11। तो ये वाला भी हमें लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो अब हमने कौन कौन से ऑप्शन उठा कर देख लिए, एक ये, तीनों ऑप्शन उठा करके देख लिए। अब हमें एक ऑप्शन और रह गया है ये वाला, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं उठा करके, ठीक है। तो अगर ये वाला आ जाता है तो हमें और ऑप्शंस उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इसके आंसर की बात करी जाए कि इसमें आंसर क्या है, तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 वाला। ऑप्शन नंबर 1 वाला ही हमारा सही है। कैसे सही है, क्योंकि हमने उसको सही तरीके से उठा करके फिट नहीं किया है। क्या नहीं किया है, उठा करके हमने उसको सही से
फिट नहीं किया है। अब देखिए इसको करते हैं सॉल्व। देखिए 6 + 9 है, 6 + 9 है, इसके स्थान पे जहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा 11, क्योंकि डिवाइड और माइनस चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा अब अपना डिवाइड बाई 3 इंटू 12। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि 6 + 9 - 11/3 गुणा कितना हो गया 12। तो बस इतने में सॉल्यूशन हो गया। 3 चौके 12 हो गया यहाँ पे, 11 चौके 44 हो गया यहाँ पे, 6 और 9 कितना हो गया 15 हो गया। अब देखिए 15 में से माइनस का 44 जाना है तो आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा -29। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे -29 मिल रहा है इधर, तो आपका जो ऑप्शन 1 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस को मैंने बताया है कि आपको उठाना कैसे है, उसके ऊपर हमने देखा कि जो अपना डिवाइड चिन्ह है अगर आप उसकी पोजीशन एक बार सही से फिक्स कर लेते हैं कि अपना पूरा पूरा भाग चला जाए तो आपको कुछ ही सेकंड्स लगेंगे बस उसको सॉल्व करके देखने में। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक विभाग में 24 कर्मचारी टंकन जानते हैं, इसका मतलब होता है टाइपिंग जानते हैं, टाइपिंग। ठीक है, टंकन का मतलब क्या होता है, टाइपिंग जानते हैं। कितने लोग, 24 कर्मचारी टाइपिंग जानते हैं, 11 आंसुलिपि जानते हैं और 25 कंप्यूटर का प्रयोग करना जानते हैं। 7 टंकन तथा आंसुलिपि दोनों जानते हैं, 4 आंसुलिपि तथा कंप्यूटर दोनों जानते हैं और 12 टंकन तथा कंप्यूटर दोनों जानते हैं और तीनों चीज़ें जानते हैं, यानी कि आंसुलिपि, टंकन और कंप्यूटर तीनों जानते हैं। ठीक है, अब अगली स्टेप में कहा गया है कि उस विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं, 50 कर्मचारी हैं। तो उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बनानी पड़ेंगी वेन डायग्राम टाइप। तो यहाँ पे वेन डायग्राम टाइप हम बना लेते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे ये वाला अपना टाइपिंग वाला है, ये अपना आंसुलिपि वाला है, ये अपना कंप्यूटर वाला है। ठीक है, तो अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि 24 लोग जो है ना, 24 कर्मचारी क्या हैं, टाइपिंग जानते हैं, तो साइड में रखेंगे। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज़ निकालनी है कि ये जो डबल वाले हैं उनको देखिएगा। सबसे पहले डबल वाले को सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे पहले क्या देखेंगे, जो तीनों चीज़ें जानते हैं, तीनों चीज़ें जानते हैं, 3 लोग यहाँ पे, जो अपना 3 लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें, तीनों का इंटरसेक्शन एरिया क्या है 3 वाला यहाँ पे। अब उसके बाद कह रहे हैं कि 7 लोग टंकन तथा आंसुलिपि दोनों जानते हैं। तो 7 लोग टंकन तथा आंसुलिपि दोनों जानते हैं, मतलब इसमें से 3 तो होगा इधर, तो 4 इधर बचेंगे। तो ये हो गया 7 लोग टंकन तथा आंसुलिपि दोनों जानते हैं। अगली स्टेप में 4 लोग आंसुलिपि तथा कंप्यूटर दोनों जानते हैं। तो आंसुलिपि तथा कंप्यूटर इसमें होंगे, तो 3 इधर हो गए, तो 1 बचा यहाँ पे। अब अगली स्टेप को देखिएगा। अगली स्टेप में कहा गया है कि जो अपने 25 लोग कंप्यूटर का प्रयोग, टंकन का, आंसुलिपि दोनों जानते हैं, 4 लोग कंप्यूटर तथा दोनों जानते हैं, 12 लोग कंप्यूटर तथा टंकन दोनों जानते हैं। तो देखिए अब 12 लोग कंप्यूटर तथा टंकन जानते हैं, तो टंकन और कंप्यूटर के बीच में कितने हैं, 3 यहाँ पे हो गए, तो बचा कितना रह गया, 9 यहाँ पे बचा रह गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 24 कर्मचारी ऐसे थे जो टंकन जानते थे, 24 कर्मचारी टाइपिंग जानते थे। अब इसमें से कितने हो चुके हैं, 4 और 9 13 और 3 16, 13 और 3 16, तो बच्चे कितने रह गए, यहाँ पे 8 बचे रह गए, कितने 8। उसके बाद यहाँ पे 25 कर्मचारी ऐसे थे जो कंप्यूटर का प्रयोग करना जानते थे। कंप्यूटर में कितने हो गए हैं, 9 और 3 12 और 1 13, तो बच्चे कितने रह गए, 12 बचे रह गए। अब एक और रह गया है, जो आंसुलिपि, केवल आंसुलिपि जानते होंगे, तो 11 कर्मचारी ऐसे हैं जो आंसुलिपि जानते हैं। अब आंसुलिपि के लिए 4 इधर, 3 इधर, 1 इधर, यानी कि 4 3 7 और 1 8। अब बचे रह गए यहाँ पे 3। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब इन सभी को आपस में ऐड कर देंगे, तो 8 और 4 12, 3 15, 15 और 3 18 और 1 19 और 9 28 और 12 अपने हो गए 40। यानी कि टोटल ऐसे कितने लोग हो गए जो कुछ ना कुछ तो अवश्य जानते हैं, उनकी संख्या हो गई 40। और हमारे पास टोटल लोग कितने थे, 50 थे। तो 50 में से अगर 40 जाएगा तो क्या बचेगा, 50 में से 40 जाएगा 10 बचेगा, और 10 ऐसे लोग होंगे जो कुछ भी नहीं जानते होंगे, ना टाइपिंग जानते होंगे, ना आंसुलिपि जानते होंगे और ना ही कंप्यूटर चलाना जानते होंगे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा है।
तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इसका 2 वाला, यानी कि 10 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार इसको अगर फिर से समझना है तो वीडियो को पीछे जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसको एक बार जरूर सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ पे आपको प्रश्न आकृति है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से कौन सी आएगी। अगर आप देखें इसको ध्यान से तो पहले में क्या है, पहले में एक लाइन थी खड़े में, दूसरे अगली जो अपनी रो है, देखिए जो कॉलम है अपना, कॉलम से हम चलते हैं, कॉलम से चलते हैं तो उसमें ठीक रहेंगे। तो पहले कॉलम में ऊपर वाली जो रो में है एक लाइन है, और फिर इसमें 2 आ गई हैं, इसमें 3 आ गई हैं, ठीक है। अगली वाली में एक लाइन है, इसमें 2 लाइन है, इसमें 3 लाइनें हैं, ठीक है। तो अगली वाली में एक लाइन है, इसमें 2 लाइनें हैं, इसमें 3 लाइनें हैं। अब देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक डंडी है, यहाँ पर भी एक डंडी है, यहाँ पर 2 डंडी है, यहाँ पर भी 2 डंडी हैं, तो यहाँ पर भी 2 डंडी होनी चाहिए। यहाँ पर 3 डंडी हैं, तो यहाँ पर भी 3 होंगी, और यहाँ पर भी 3 होंगी, यानी कि जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला चित्र आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए एक आकृति MN पर रेखा पर रखिए। जो आकृति आपको दिख रही है इसको MN रेखा, मतलब इसका सीधा सीधा लॉजिक ये है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो दर्पण में क्या होता है, जो लेफ्ट की चीज़ होती है वो जाती है अपनी राइट में, और जो राइट की चीज़ होती है वो जाती है अपनी लेफ्ट में। तो अगर आप इधर की साइड मतलब ऐसे जा रहे हैं तो अपना इधर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिएगा यहाँ पे जो इस तरीके से जो चित्र है अपना, इस तरीके का अपना जो चित्र है, यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश में जारी है मेरी। तो इस तरीके का अपना ऐसे चित्र है, तो अगर ये उस तरफ बनेगा तो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। बाकी सारे ऑप्शंस अपने चले जाएंगे, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, 4 वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि दिए गए विकल्पों में से इस श्रृंखला में लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है ना, इसके स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें जैसे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने पहले क्या है, यहाँ पर पहले एक रेक्टेंगल टाइप है, और इसके बाद एक क्या आ गया है, यहाँ पे वृत्त आ गया, यानी कि इसके अंदर जो है वो बाहर आ जाएगा, इसके अंदर जो है बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जो त्रिभुज है इसके अंदर क्या है, जो अपना वृत्त है वो बाहर आ जाएगा, और जो त्रिभुज है वो अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे जो क्या हुआ है, यहाँ पर जब इसको देखेंगे आप लोग तो इसमें जैसे आपकी जो डार्क साइडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये डार्क पोर्शन इधर डार्क साइडेड है, तो ये क्या हो गया है, बिल्कुल उल्टा हो गया है, मतलब जो ऊपर था वो नीचे हो गया है, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया है। उसी तरीके से अगर आप इसको भी बनाना चाहें चित्र को यहाँ पे, तो ये अपना ऐसे बनेगा, मतलब ये अपना इस तरीके से पहुँच जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, और त्रिभुज अपना कैसा रहेगा तो वो आपके ऑप्शंस पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शंस यहाँ पे हैं, एक तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, और अपना कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, एक अपना कौन सा ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पे ये वाला गलत होगा, क्योंकि नीचे यहाँ पे डार्क साइडेड पोर्शन इसमें दिया गया है, जबकि हमें चाहिए कहाँ पे, ऊपर चाहिए। तो इनमें से और इनमें से, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए हमारा, तो इन दोनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। तो उसके ऊपर अगर हम बात करें कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इन दोनों में से होगा तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। तीसरा वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ये वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपके सामने एक आकृति दी गई है, मतलब एक पेज दिया गया है, इसको मोड़ा गया है और मोड़ करके ऐसे रख दिया गया है, ये वाला। तो अब आप जब इसको खोलेंगे तो कैसा आंसर आएगा आपके सामने। तो 4 ऑप्शंस दिखा देते हैं आपको, और आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको जब खोलेंगे तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इसको बड़ा करके दिखाते हैं, तो जब इसमें इस तरीके से ये पूरी आकृति बनेगी, ठीक है। पूरी आकृति जब इसमें ऐसे बन गई ये, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये भी हो जाएगा, और यहाँ पे सर्कल हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको इस तरीके से आगे खोला जाएगा तो अब ये कैसी हो जाएगी आकृति, इस तरीके से ऐसी हो जाएगी, और ये पूरी हो जाएगी, ये भी पूरी हो जाएगी। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक क्या बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर ये दोनों ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि ऑप्शन कौन सा है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
और क्वेश्चन में कहा गया कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति निहित है। यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न आकृति है, ये कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, कौन सी में है, ये आपको बताना है देख करके। तो जैसे ही आप देखेंगे, इसमें देखिए एक बात नहीं कही गई कि आकृति घुमाने की परमिशन नहीं है, तो ये बात नहीं कही गई, मतलब इसका ये है कि आप लोग आकृति को घुमा भी सकते हैं। तो अगर आप इसमें आकृति को घुमाएंगे तो ऑप्शन तीसरा दिखेगा। ऑप्शन तीसरे में कैसे आकृति दिख रही है तो उसको दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप जब इसको देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिख रही होगी और बीच में आपको बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आकृति है, ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके सामने इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ए डॉक्टरों को दिखाता है, बी पियानो वादकों को दिखाता है और सी लेखकों को दर्शाता है और डी गायकों को दर्शाता है। तो कौन सा कथन अपना सत्य मतलब अत्यंत उपयुक्त रहेगा। तो अगर इसके ऊपर बात करी जाए यहाँ पे कि जो अपना ए है, तो सबसे पहले आप इसका एक चित्र ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ए अपना किसको दिखा रहा है, तो ए यहाँ पे अगर बात की जाती है कि ए अपना किसको दिखाता है, तो ए किसको दिखाएगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो ए यहाँ पे डॉक्टर को दिखा रहा है, तो डॉक्टर को हम डी से लिखेंगे, DOC डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, बी है, और बी अपना किसको दिखा रहा है, तो बी जो है ना वो अपना पियानो वादकों को दिखा रहा है, पियानो, ठीक है। अब उसके बाद एक है इसके अंदर सी, और सी किसको दिखाता है, तो सी दिखाता है लेखक को, एल से लिखेंगे, ठीक है, एल। लास्ट में यहाँ पे डी बचता है और डी अपना किसको दिखाता है, तो डी दिखाता है गायक यानी कि जी फॉर गायक बना देंगे। तो अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य होगा, तो अगर आप जब इसमें ध्यान देंगे तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि पियानो वादक और जो अपने लेखक हैं, जितने भी पियानो वादक हैं और जितने भी लेखक हैं वो क्या हैं, सभी डॉक्टर के अंदर आते हैं। तो ये बात आपको कहीं ना कहीं उसमें मिलने वाली है, यानी कि ये सभी क्या हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं कि इसमें कौन सा कथन सत्य है कि सभी डॉक्टर गायक हैं, सभी गायक डॉक्टर हैं। तो गायक और डॉक्टर का कोई संबंध ही नहीं था, तो ये चीज़ गलत हो गई। अगले में कह रहा है कि सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर हैं, तो ये बात मैंने अभी आपको बताई थी, इस वजह से राइट आंसर यही होगा। बाकी सारे ऑप्शंस आपके चले जाएंगे, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नीचे दी गई आकृति को एक घन का रूप देने के लिए मोड़ा जाता है, तो दो बिंदु दर्शा रहे फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओपन डाइस का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको अल्टरनेटिव पैटर्न अपनाना है। अल्टरनेटिव में क्या होता है, एक को छोड़ करके एक को छोड़ करके एक आपका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो तीन बिंदु हैं इनका अपोजिट हो जाएगा एक। इसको आपने यहाँ पे छोड़ दिया, एक बीच वाला छोड़ दिया, तो इसमें इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। बाकी जो बचते हैं यानी कि जो दो बचा है, यहाँ पर दो बचा है और ये एक बचा है, ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। मतलब जो दो बिंदु हैं इसका अपोजिट हो जाएगा एक का। तो अब हमसे वही पूछा गया है कि दो बिंदु दर्शा रहे फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, तो एक वाला होगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि एक यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस हो चुके हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर और भी वीडियोस चाहिए कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको और भी वीडियोस इसके लिए चाहिए।